नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MPPSC ने हाल ही में MPPSC 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है और दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आने में भी अब देरी नहीं है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को आप बहुत पीक पर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको तैयारी में इतनी मेहनत करना है कि आने वाला जो साल है 2025 उसमें आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। दोस्तों, उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी होगी और मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि बिना डिसिप्लिन के आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जो बच्चे इस सीरीज को 2 दिन देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो प्रीलिम्स है वहाँ भैया प्रैक्टिस का एक पार्ट है। इसमें मेनली आपसे 4 ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन में से पूछा जाता है क्या सही है क्या गलत नहीं है। उन 4 ऑप्शन को सही गलत सिद्ध करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसके लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर नंबर 39 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भैरवगढ़ कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कि भैरवगढ़ कला के लिए मेनली उज्जैन जिला प्रसिद्ध है। दूसरा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। ठीक है, जो कि कहाँ से थी, भाजपा पार्टी से संबंधित थी। ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरी के किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। देखो, आज मैं तुम्हें कलचुरी राजवंश के बारे में 2 पॉइंट बताता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर कलचुरी राजवंशों ने क्या किया, शासन किया है। कहाँ कहाँ पर, तो एक उन्होंने किया है हमारे महेश्वर वाले क्षेत्र में, जैसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, महिष्मती कहा जाता था। ठीक है, और दूसरे कलचुरी वंशों ने किया यहाँ पर जबलपुर, त्रिपुरी और इधर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में शासन। जो महिष्मती क्षेत्र जो महिष्मती वाले कलचुरी थे, उनके जो संस्थापक थे उनका नाम था कृष्णराज। क्या था, कृष्णराज था। और जो त्रिपुरी वाले कलचुरी वंश के शासक थे, उनके जो संस्थापक थे उनका नाम था कोक्कल। क्या नाम था, कोक्कल। यहाँ पर क्या पूछा है कि त्रिपुरी के राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की, यानी वह पूछना चाह रहा है त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं के बारे में। तो इसकी स्थापना किसने की है, कोक्कल ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोक्कल। ये बहुत बार पूछा हुआ है और 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। देखो, इन जो त्रिपुरी वंश थे उनका एक कैलेंडर चलता था, जैसे शक संबंध चलता है, विक्रम संबंध चलता है, उसी प्रकार कलचुरी राजाओं का जो संबंध चलता था उसे त्रिकुटक संबंध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, त्रिकुटक संबंध कहा जाता था। इस बात को भी आप याद रख लेना कि जो कलचुरी राजाओं का कैलेंडर था वह कौन सा था, त्रिकुटक कैलेंडर या त्रिकुटक संबंध हुआ करता था। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी। तो देखो भैया, मंदसौर की संधि की कहानी सुन लो कि महिदपुर का युद्ध होता है। कौन सा, महिदपुर का युद्ध होता है 18वीं सदी में। यह किसके मध्य होता है, होलकर और अंग्रेजों के मध्य होता है। होलकर प्लस अंग्रेजों के मध्य होता है। इस युद्ध में मेनली क्या होता है कि होलकर हार जाते हैं, जिसके बाद होलकर के जो राजा रहते हैं मल्हार राव होलकर, और उस दौरान यहाँ पर अंग्रेजी सेनापति जो रहते हैं उनका नाम था सर जॉन मेलकम। क्या था, सर जॉन मेलकम। जब मल्हार राव होलकर अंग्रेजों से महिदपुर का युद्ध हार जाते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में मंदसौर की संधि होती है 1818 में, जिसके तहत कुछ जो होलकर राज्य के अधीन कुछ क्षेत्र आते थे, उन क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया जाता है। जैसे सतपुड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं होलकर के द्वारा। तो मंदसौर की संधि कब हुई थी, सबसे पहले तो याद रखना 1818 में हुई थी। ठीक है, किन किन के मध्य हुई थी, तो मल्हार राव होलकर और सर जॉन मेलकम के मध्य हुई थी। ऐसा भी याद रख लेना, तारीख पूछ लेता है तो 6 जनवरी 1818 को हुई थी। किस युद्ध के बाद हुई थी, तो महिदपुर युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ठाकुर निरंजन सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने जो नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन सभी में अपना योगदान दिया था। तो ठाकुर निरंजन सिंह आगे जाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। तो ठाकुर निरंजन प्रसाद का जन्म 1903 में कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर जिले में होता है। और नरसिंहपुर जिला यहाँ पर किस क्षेत्र का भाग है? तो आप सभी को पता है सर, नरसिंहपुर महाकौशल क्षेत्र का भाग हुआ करता था। तो ठाकुर निरंजन सिंह कहाँ से थे? महाकौशल क्षेत्र से थे, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? कितनी बार पूछा जा चुका है मंदसौर अभिलेख के बारे में, और मैंने आपको सभी कन्फ्यूज़न क्लियर कराए हैं। देखो, मंदसौर अभिलेख के बारे में एक और बार पढ़ लेते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है। तो मंदसौर में स्थित है। इसमें किस किस का विवरण मिलता है? तो सर, सबसे पहली बार एडवर्टाइजमेंट का जो विवरण मिलता है वह मंदसौर अभिलेख में मिलता है। साथ साथ इसमें तेलीय बुनकरों का विवरण भी मिलता है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो सर, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे यशोवर्मन का अभिलेख भी कहा जाता है। यशोवर्मन के 2 अभिलेख मिलते हैं वहाँ पर, एक सोंधनी का अभिलेख मिलता है और एक मंदसौर अभिलेख मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख को भी यशोवर्मन का अभिलेख कहा जाता है, जो कि ओलिकर वंश से संबंधित थे। ठीक है। और इसको लिखा किसके द्वारा गया था? तो इसे वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया था। अब ये अपन क्या हो रहा है कि 2021-20 के पेपर सॉल्व करने में लग गए हैं। तो 2023 में आपको देखने को मिला होगा इस प्रकार का प्रश्न आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, यानी रिपीटेशन मोड लगातार हो रहा है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। भड़म सेलम किस जनजाति से संबंधित है? आप सभी को मैंने 10 बार बताया कि भड़म नृत्य किस जनजाति द्वारा है? भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आज जाओ भारिया जनजाति के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। भारिया जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ अपने आप को मेनली द्रविडियन मूल की जनजाति कहती है। ठीक है। यहाँ भारत की अति पिछड़ी जनजाति है, अति पिछड़ी जनजाति है। इनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो सर, मुख्य रूप से पतालकोट, जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। फिर सिवनी, जबलपुर, आजकल आदि क्षेत्रों में यहाँ निवास करने वाले हैं, परंतु इनका मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? पतालकोट, जो कि छिंदवाड़ा पे है। भारिया का जो अर्थ होता है वहाँ क्या होता है? एक तो भाड़ ढोने वाला होता है, और इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। इनकी हम उपजाति की बात करते हैं तो हमने पढ़ी थी सर भूमिया, आपने बताई थी, एक बताई थी भूईहर और एक बताई थी पंडो। ठीक है, एक पार्ट लिया। ये 4 अपन ने उपजाति इनके बारे में पढ़ी थी। इनके हम नृत्य की बात करते हैं तो भड़म सेलम इनका क्या है? नृत्य है, या भड़म नृत्य भी इसे बोलते हैं, भड़म सेतम भी इसके नृत्य को बोलते हैं। इनका जो युवा गृह होता है, यहाँ पर युवा व्यक्ति रहता है, उसे क्या बोला जाता है? तो रंग भंग बोला जाता है। ये बात भी बताई थी। फिर देखो, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, झूम कृषि, उसे दाहिया कृषि कहते हैं। और इनके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इनके प्रमुख को कहा जाता है पटेल। इनके यहाँ जो पूजा पाठ का काम करता है उसे ओझा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ मुख्य रूप से कौन होते हैं? गोंड होते हैं। तो इनके जो भारिया के पुजारी होते हैं वह गोंड जनजाति के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ओझा कहा जाता है। तो भारिया जनजाति के बारे में अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि भारिया जनजाति से अब कुछ भी फैक्ट आएगा तो आप आसानी से उसे बना देंगे। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न पे जाने से पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो भैया 35 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है मात्र 99 रुपये में, और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए ही है। इसमें आपको 20 FLT के साथ साथ 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। और अभी मंडे, मतलब आज शाम से आपको 3 दिन तक लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आपको शाम को 8 बजे एप्लीकेशन पर जाकर उन टेस्टों को ज़रूर देना है और देखना है आपका एनालिसिस कि भाई मैं कितना पानी में हूँ। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि मेरी तैयारी कहाँ पर रह रही है। तो आप उस पॉइंट पर जाकर वार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है भैया, इसे ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड करना है, या इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा शेड्यूल। अब देख लीजिए, यह शेड्यूल है पूरा। अब आपका टेस्ट कौन सा है? तो भारत का संविधान का टेस्ट है आपका 4/1/2025 के दिन। तो तैयार हो जाओ भैया, नए साल में और तैयारी को
अच्छी करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है कोयला उत्पादन में वर्तमान में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अब कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। सर हमारे मध्य प्रदेश को 2 कोयला क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 2 कोयला क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है सर मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में हमें सिंगरौली कोयला क्षेत्र, फिर दूसरा हमें मिलता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, तीसरा मिलता है उमरिया कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा में हमें मोहपानी कोयला क्षेत्र, शाहपुरा कोयला क्षेत्र, पेंच कोयला क्षेत्र, फिर कानन नदी कोयला क्षेत्र, ये सभी कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयले की, आप सभी को पता है। सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहले भी आया ये प्रश्न, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आप सभी को पता है निमाड़ क्षेत्र में हमारे यहाँ मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। निमाड़ में, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो कपास हमारे यहाँ होता है वह खरगोन जिले में होता है। कहाँ पर होता है? खरगोन जिले में हमारे यहाँ कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये सभी याद रखना है। और कपास अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता है खरगोन में है। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वह है खंडवा में, जो भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज है उसमें जैविक कपास अनुसंधान केंद्र को अभी हाल ही में विकसित किया गया है। तो कपास के बारे में भी आपको याद रखना कि मुख्य रूप से किसे निमाड़ को जाना जाता है, और खंडवा खरगोन को कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये ईयर उसमें नहीं थे। अब देखो, औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो औद्योगिक नीति क्यों बनाई जाती कि सर औद्योगिक विकास, हमें कैसे नियम कानून पता होना चाहिए, कैसे हम उद्योग लगा सकते हैं, तो उन सभी के लिए राज्य सरकार नीतियां बनाती है। अब हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो देखो, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में प्रथम औद्योगिक नीति लाई जाती है। उसके बाद जो नवीन औद्योगिक नीति है वह औद्योगिक संवर्धन नीति, औद्योगिक नीति नहीं बोलेंगे हम उसे, औद्योगिक संवर्धन नीति मध्य प्रदेश सरकार लेके आई थी। वह कब लेके आई थी? 2014 में लेके आई थी। और इसी शब्द के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, क्योंकि औद्योगिक संवर्धन नीति आई है 2014 में, ना कि औद्योगिक नीति आई है। ठीक है, तो 1972 में मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति, औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 में। फिर देखो एमएसएमई विकास नीति, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को जो विकास करना है उसकी नीति कब आई? तो उसकी नीति आई है 2021 में। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति कब लेके आए? तो वह लेके आए 2022 में। ठीक है, ये सभी बात याद रखना। कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लघु उद्योग निगम हमारे यहाँ 1961 में बना। औद्योगिक विकास निगम हमारे यहाँ कब बना? तो 1965 में बना। फिर हमारे यहाँ कृषि उद्योग निगम कब बना? तो यह 1969 में बना था। तो इन सभी पॉइंट को भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत है? तो भैया लगभग 2% है। आज भी हम बात करते हैं 2023-24 के अनुसार भी, तो लगभग 2% ही हमारे जीडीपी में योगदान है वन क्षेत्र का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखो भैया, 2021-22 की बात कर रहे हैं हम, तो 2023-24 की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो दो भावों पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक है प्रचलित भाव और एक है स्थिर भाव। ठीक है, प्रचलित भाव पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना है और तृतीयक क्षेत्र का कितना है। तो देखो प्रचलित भाव पर हम देखते हैं तो 45.33 प्राथमिक क्षेत्र का है प्रतिशत के हिसाब से, सेकेंडरी का 18.44 है, और सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का कितना है? 36% है।
स्थिर भाव पर हम बात करते तो 35.82 है किसका, प्राइमरी का, और सेकेंडरी का है 25.54 और टर्सरी का है 39.64। यानी सर्वाधिक क्या है अभी हमारे यहाँ, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है स्थिर भाव पर, और प्रचलित भाव पर सर्वाधिक योगदान किसका है, कृषि का है 45.33%। तो ये सभी याद रखना। इसका आंसर कभी हम करेंगे तो किस पे लगा देंगे, प्राथमिक क्षेत्र पर आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि प्रचलित अनुमानों पर ही यह अधिकतर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये सभी आंकड़े याद रख लेना, पॉइंट फॉर्म में भी वह पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है। तो भैया पहले भी मैं रिवाइज करा चुका हूँ कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, तो ग्वालियर जिले में लगता है। मुरैना में कौन सा, तो मुरैना में सर पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। ठीक है, मुरैना के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। गुना में कौन सा लगता है, तो सर गुना में तेजा जी का मेला लगता है। फिर दतिया में, तो सर दतिया में पीताम्बरा माई का मेला लगता है। फिर सर मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि अवंतीपुर बड़ौदिया जो कि शाजापुर में है, तो शाजापुर में लगता है गरीबनाथ का मेला। ऐसे याद रख लेना, शाजापुर के लोग गरीब हैं, तो याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर देखिए खरगोन में आप जाओगे तो खरगोन के पीपलिया गांव में कौन सा लगता है, संत सिंगा जी का मेला लगता है। खंडवा में भी लगता है ये मेला, और खरगोन के पीपलियाना में भी लगता है। फिर देखो जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है, तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, आप सभी को पता है। फिर महामृत्युंजय का मेला ये कहाँ लगता है, तो ये रीवा में लगता है। चांदी देवी का मेला ये कहाँ पर लगता है, तो ये सीधी में लगता है। फिर मघ घोघरा का मेला ये आपका सिवनी में लगता है। फिर आप जाओगे कहाँ पर, अपने काना बाबा का मेला, तो ये सोडलपुर हरदा में लगता है। अधिकतर जगह नर्मदापुरम मिलेगा, पर आपको हरदा याद रखना है। फिर देखिए और कौन सा मेला लगता है, तो व्यापारिक मेला हमारे यहाँ 2 स्थानों पर आजकल ग्वालियर और उज्जैन में लगाने लगे हैं। फिर और कोई सा मेला है जो आपकी नज़र में आ रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर ये मेला इंपॉर्टेंट छूट गया था, तो उसे देखते हैं वह कौन सा मेला है। परंतु इतने मेलों से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आओ, भरत संहिता की रचना किसने की थी। सेकेंड टाइम रिपीट है, तो भरत संहिता की जो रचना थी वह जो हमारे चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे बारामीर, उनके द्वारा की गई थी। बारामीर का जो जन्म होता है वह बताया जाता है कि जो उज्जैन के पास कायथा नामक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म होता है। ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुआ करते थे। ठीक है, इनके द्वारा 3-4 रचनाएं लिखी गई हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। एक लिखी गई है ब्रज जाक, फिर एक ब्रज संहिता हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी पंच सिद्धांतिका। ये 3 रचना किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये आचार्य बारामीर के द्वारा लिखी गई हैं, याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो सर यहाँ पर हमारे यहाँ वस्त्र कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कपड़ों के ऊपर छपाई की जाती है, तो यह वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और भैरवगढ़ कहाँ पर है, तो भैरवगढ़ है सर उज्जैन में। सर उज्जैन एक और कला के लिए प्रसिद्ध है, उसे पेपर माचे कहा जाता है, जिसमें जो कचरा वगैरह होता है उससे हमारे जैसे तोते होते हैं घर में रखने के, डिजाइन करने के लिए, तो उन सभी का निर्माण किया जाता है पेपर माचे। तो याद रखना, पेपर माचे जो कला है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वह भी उज्जैन की प्रसिद्ध है। फिर देखो बाघ कला आप सभी को पता है धार, छींट कला आप सभी को पता है कहाँ की, सिरोंज विदिशा की प्रसिद्ध है। फिर आप सभी को पता होगी कौन सी भैरवा कला, ये कहाँ की, तो बैतूल ज़िले की है। फिर आप सभी को पता है सुपारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सर हमारे यहाँ रीवा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रख लेना। फिर गुड़िया कला हमारे यहाँ 2 जगह की प्रसिद्ध है, एक झाबुआ और अलीराजपुर की गुड़िया कला, और दूसरी ग्वालियर में जो चलती है उसे बत्तोबाई गुड़िया कला बोलते हैं। तो ये सभी गुड़िया कला, ये कलाओं के बारे में भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम आप सभी को पता है मंधाता है, क्योंकि इसका जो बसाया था ओमकारेश्वर किसने बसाया था, तो वह राजा मंधाता द्वारा बसाया गया था। उन्हीं के नाम पर इसे मंधाता या ओमकारेश्वर, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ओमकारेश्वर में आप सभी को पता है कि एक शिवलिंग है,
ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ओमकारेश्वर का जो शिव मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, कांकड़ आय किसे बोला जाता था, तो सांची को बोला जाता था। फिर नलपुर नरवर जो कि चंदेरी के पास स्थित है अशोकनगर में, उसे कहा जाता था। और फिर महिष्मती किसे बोला जाता था, सर महिष्मत राजा द्वारा उसे बसाया गया था, उन्हीं के नाम पर महेश्वर को महिष्मती कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन है? 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी। अब द्वारिका प्रसाद मिश्र की हम 3-4 जो कला हैं, इनका जन्म सबसे पहले तो याद रख लो कहाँ पर हुआ था, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियाँ हैं, जैसे कि सबसे पहले तो लोकमत समाचार पत्र आप याद रखना। फिर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था इन एन इरा। ठीक है, इसको याद रखना। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द सर्च ऑफ लंका। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई नेहरू विपोह। फिर द पोस्ट नेहरू इरा। ये सभी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? ये द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी। पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करते तो यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म बाबई में होता है, और यह स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक लेखक भी थे। हिम कृष्णी, हिम तरंगनी, कृष्णायन, ये सभी कृष्णायन तो द्वारिका प्रसाद मिश्र का है महाकाव्य। ये किसका है? द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? तो देखो, राजा भैया पूंछ वाले का तो संबंध वहीं से है। सर ये तीनों जो हैं ये ख्याल गायक है, राजा भैया पूंछ वाले, शंकर राव और तानसेन। और जो ग्वालियर घराना है वह ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। राजा भैया का असली नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनका नाम याद रखना। इनका नाम था असली राव राधा लाल किशन, राधा लाल किशन आनंद इनका मेन नाम था। ये नाम के ऊपर अधिकतर बार पूछा जा सकता है। शंकर राव भी ख्याल गायक थे। तानसेन का रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर के बेहट नामक स्थान पर होता है। उस्ताद अमीर खां ये बहुत बड़े सितार वादक रहे हैं, और इनका संबंध कहाँ से? इंदौर से। तो जो संगीत घराना है इंदौर घराना, उसके संस्थापक किसे माना जाता है? अमीर खां को माना जाता है। ये बात याद रखना। तो इनने पूछा था ग्वालियर से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगले प्रश्न में चलो। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमा। तो सर हमें तो एक ही पता है, उसका नाम है ज्ञानदूत, और ज्ञानदूत हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो पहले का डी 4 जगह दे रखा है। ठीक है, अब आप आज सर्च करना और बताना मेरे को डॉकनेट कहाँ का है, सारथी कहाँ का है, सेतु कहाँ पर, और मैं देखता हूँ कि कितने लोग भैया अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं और इस आंसर का कमेंट करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आओ। राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम रूप निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल में किसी धन विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। अगले प्रश्न पे चलो। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो बलराम जी जाखड़ जो मध्य प्रदेश के कौन थे? राज्यपाल भी थे, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले भी मैंने बता चुका हूँ। अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मैंने 4 से 5 बार बता चुका हूँ कि 29 दिसंबर 1993 को यह अधिनियम मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा जाता है। 30 दिसंबर 1993 को क्या होता है? यह लागू हो जाता है, यानी इसे पारित कर दिया जाता है विधानसभा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या पारित पूछा था। फिर 24 जनवरी 1993 के दिन क्या होता है? राज्यपाल उसे स्वीकृति दे देते हैं, और 25 जनवरी 1994 के दिन क्या राज्यपाल स्वीकृति देते हैं, और 25 जनवरी 1994 को यह क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। तो ये 4 ही पॉइंट याद रखना, बार बार यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? इस आंसर के हिसाब से मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें भी 16 नगर निगम में हुए थे। उसके बाद एक नवीन नगर निगम बनती है और उसका नाम है भिंड। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? तो देखो, फसली क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है।
फिर जो हमारे यहाँ का कृषि विभाग है उसने मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 7 भागों में बांटा गया है। और ऐसे हम नॉर्मल रूप से फसल क्षेत्र देखते हैं तो हमारे यहाँ 5 फसल क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको हमारा जो कोर्स चल रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का टारगेट बैच उसके बारे में बता देता हूँ। तो भैया रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल है, साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 1499 में परचेज़ कीजिए, अभी टाइम है 50 दिन, आप आसानी से इसे रिविज़न कर सकते हैं अपना पूरा कोर्स। तो इसको ख़रीदने के लिए देरी मत कीजिए, मात्र 1499 में इसे ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को और अच्छे से आप कर सकते हैं सुलभ तरीके से। आप देखोगे कितने आसानी से इस कोर्स में पढ़ाया गया है। पूरा कंप्लीट भी होने वाला है, 15 जनवरी तक यह कोर्स पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो भैया कंप्लीट कोर्स मात्र 1499 मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आज तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट नहीं करा सका है, परंतु हमने मात्र 75 दिनों में इस कोर्स को लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। अब देखिए करंट अफेयर की हम बात करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भीमा नायक प्रेरणा केंद्र स्थापित किया गया है। अब जैसे इसमें एमपीपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो उसमें संग्रहालय वगैरह दिए हुए हैं, तो उसी से संबंधित है यहाँ। तो भीमा नायक प्रेरणा केंद्र अभी हाल ही में बड़वानी के धाबा वावड़ी में खोला गया है, याद रखना। क्योंकि जो भीमा नायक थे उनका संबंध कहाँ से था? बड़वानी रियासत से ही उनका संबंध था। तो प्रेरणा केंद्र भी कहाँ पर खोला जाएगा? धाबा वावड़ी बड़वानी में खोला गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले के 12 सिवनी की साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में 12 सिवनी की साड़ी को जीआई टैग दिया गया है और यह कला मेनली बालाघाट से संबंधित है। बालाघाट के चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। और कल मैंने बताया था रियावन लहसुन जिसे सिल्वर लहसुन भी बोलते हैं, रतलाम का था, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब आपको बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा, साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चंदेरी साड़ी कला के लिए प्रसिद्ध है? दूसरा है मध्य प्रदेश के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो कल 1 तारीख है भैया, पढ़ाई जोरों से स्टार्ट कर दो। 25 में हमें सिलेक्शन लेना है, 24 में नहीं हो पाया तो 25 अच्छा साल भी है, उसमें लगातार वैकेंसी आएगी। तो तैयारी में लग जाओ, दम से लग जाओ और हमें सिलेक्शन लेना है। यही बात के साथ आपको डेली पढ़ना है। मिलेंगे कल वापस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।